नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 101। माँ और पिताजी को लेक व्यू विला में लाना। आदित्य, ल्यूक और टेरेंस ने आवास परियोजना पर 1 घंटे से अधिक समय तक चर्चा की। बातचीत के अंत में ल्यूक आदित्य को प्रशंसा भरी निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वह अपने बेटे से सिर्फ कुछ साल बड़ा था, लेकिन आदित्य की संपत्ति पहले से ही उससे कहीं ज्यादा थी जो उसने कई दशकों में जमा की थी। एक सुखद सहयोग के लिए आदित्य ने ल्यूक और टेरेंस की ओर मुस्कुराते हुए अपना वाइन ग्लास उठाया। पिता और पुत्र ने भी अपने गिलास उठाए और उसके साथ गिलास टकराए। प्रोत्साहित करना। उनके साथ कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद आदित्य अपने माता पिता से मिलने ताज होटल गया। जब वह पहुंचा तो कर्मचारियों ने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। उन्हें पहले से ही पता था कि बिल्डिंग आदित्य ने खरीदी है और वह उनका नया बॉस है। नमस्कार श्री सक्सेना, आदित्य ने उन पर मुस्कुराया। उन सभी को देखते हुए जो उसे विनम्रता से देख रहे थे, वह जटिल भावनाओं से भर गया। ये शक्ति थी। आदित्य सीधे अपने माता पिता के यूनिट में गया और जिस व्यक्ति ने उसके लिए दरवाजा खोला वह जैद था। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, क्या मेरे माता पिता यहाँ हैं? जैद ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ मिस्टर सक्सेना, मैडम और सर अंदर हैं, कृपया अंदर आ जाए। जब वह यूनिट में दाखिल हुआ तो आदित्य ने देखा कि उसके माता पिता पढ़ाई कर रहे थे। वे बहुत गंभीर लग रहे थे, इसलिए उसने उन्हें परेशान नहीं किया। वह एक सीट पर बैठ गया और धैर्यपूर्वक किनारे पर प्रतीक्षा करने लगा। अरे आदित्य, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? एनाफ्लोर ने जो किताब पढ़ रही थी उसे बंद किया और अपने बेटे की ओर चल पड़ी। फिर उसने उसे गर्मजोशी से गले लगाया। माँ, आप क्या पढ़ रही हैं? आदित्य ने पूछा। सच में उसे पहले से ही पता था कि वे क्या कर रहे थे, क्योंकि उसे जैद से रोजाना रिपोर्ट मिलती थी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार उसके माता पिता बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे और वे उससे अंग्रेजी भी सीख रहे थे। एनाफ्लोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम बिल्डिंग की देखभाल में आपकी मदद करना चाहते थे, इसलिए हम जैद से बिजनेस सीख रहे हैं। अगले हफ्ते तक हम जूनियर मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। आदित्य खुश था कि उन्हें अपना अगला लक्ष्य मिल गया था। उनके लिए अपनी यूनिट में बंद रहना अच्छा नहीं था, इसलिए जूनियर मैनेजर के तौर पर काम करना उनके लिए बुरा नहीं था। यह अच्छी बात है। पिताजी, अब आपको कैसा लग रहा है? आदित्य ने अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा। लिडियो ने अपनी मांसपेशियों को मोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी दवा लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जैद ने हमें एक फिटनेस विशेषज्ञ से भी मिलवाया और हम स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए एक सख्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। देखिए, अब हमारी त्वचा चिकनी लग रही है। आदित्य ने अपने माता पिता से उनकी हाल की गतिविधियों के बारे में बातचीत की और उन्होंने उत्साहपूर्वक उसे अपने अनुभव बताए। माँ, पापा, क्या मैं आपको हमारे घर ले चलूं? आदित्य ने सोचा कि अब उन्हें लेक व्यू विला दिखाने का समय आ गया है। उसने पहले ही केतन को दिनेश राणा की देखभाल के लिए भेज दिया था, इसलिए वे अस्थायी रूप से सुरक्षित थे। उसके माता पिता उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। हमारे पास एक हवेली है, उसके पिता ने अविश्वास से पूछा। आदित्य ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, बेशक, आपका बेटा ताज होटल का मालिक है, तो मेरा अपना घर कैसे नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि आपको एक बार देख लेना चाहिए। एनाफ्लोर और लिडियो अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। अपनी पूरी जिंदगी वे निपा झोपड़ी में रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें वास्तव में एक हवेली में रहने का मौका मिलेगा। चलो चलें, मैं इसे देखना चाहता हूँ। लिडियो ने अपने बेटे के कंधे को पकड़ते हुए कान से कान तक मुस्कुराया। देखो, तुम बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो, एनाफ्लोर ने डांटा, लेकिन वह खुशी में मुस्कुरा भी रही थी। आदित्य उन्हें विला में ले आया। वह जैड और एलियट, भाई बहनों को भी साथ लाया, जो गुप्त रूप से उसके माता पिता की रक्षा कर रहे थे। जब वे रॉयल टेरिटरी पहुंचे तो उनके माता पिता बड़ी बड़ी हवेलियों और आलीशान विलाओं को देखकर दंग रह गए। बेटा, यहाँ के घर बहुत महंगे लगते हैं। यहाँ एक हवेली खरीदने में तुमने कितने पैसे खर्च किए? एनाफ्लोर ने अपने बेटे की ओर देखते हुए पूछा। पिछले कुछ दिनों में उसने देखा कि उसके बेटे में बहुत बदलाव आ गए हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 1 महीने से भी कम समय में वह इतना बदल जाएगा। आदित्य ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके माता पिता चुपचाप उसे देख रहे थे। वह हंसा और उन्हें सहजता से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि यह 500 मिलियन या कुछ और था। 500 मिलियन। एनाफ्लोर और लिडियो जब ये बात सुनी तो वे लगभग चौंक गए। आदित्य ने उनके चेहरों पर भाव देखकर मुस्कुरा दिया।
उसने सोचा कि अगर उन्हें पता चले कि यह डॉलर में है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जल्द ही वे हवेली के सामने पहुंच गए। सैनिक और नौकरानियां कतार में खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। नमस्कार महोदया, महोदय। एनाफ्लोर और लिडियो इस दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। वहां 20 से ज्यादा लोग उनके सामने झुके हुए थे। माँ, पापा, वे हमारे लोग हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें बताने में संकोच मत करना। तुम्हें जो भी चाहिए वे तुम्हें दे देंगे, आदित्य ने अपने माता पिता से कहा जो अभी भी अचंभित थे। आदित्य ने सभी कर्मचारियों से परिचय कराया, जिनमें सैनिक भी शामिल थे। उसे पता चला कि वैदेही वहां नहीं थी। वह लड़की शायद वर्कशॉप में होगी। उसने मन ही मन सोचा। इसके बाद वह अपने माता पिता को हवेली के अंदर ले गया और उन्हें हवेली का भ्रमण कराया। क्या ये वाकई हमारा घर है? लिडियो हवेली की बालकनी पर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक खालीपन था। उसने जो कुछ भी देखा था वह एक सपने जैसा था। आदित्य ने अपने माता पिता के कंधे पकड़े और कहा, ये सही है, ये हमारा घर है। जब उसने उनके उत्साहित चेहरे देखे तो उसे वाकई खुशी हुई। आखिरकार वह उनके लिए किए गए सभी त्यागों का बदला चुका सकता था। कल मैं तुम्हें एक कार की दुकान पर ले चलूंगा। मैं तुम्हें अपनी पसंद की कोई भी कार चुनने दूंगा, आदित्य ने कहा। आप हमारे लिए एक कार खरीदेंगे? अनाफ्लोर ने उसे बड़ी आंखों से देखा। बेटा, तुम्हें हमारे लिए अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुमने इस हवेली को खरीदने के लिए अपना बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा। हम बस या टैक्सी ले सकते हैं, लिडियो ने कहा। यह कैसे संभव है? कोई टैक्सी या बस इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए मुझे आप लोगों के लिए एक कार लेनी होगी। और इस तरह आदित्य ने अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी बातें करते हुए रात बिताई। अध्याय 102 फैजान रिजवी को बचाने का एक तरीका। अगले दिन आदित्य ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक इनाम का दावा किया। बधाई हो, आपने X1 पुनर्जनन कैप्सूल प्राप्त किया है। पुनर्जनन कैप्सूल अस्थायी रूप से आपकी कार्यशाला में रखा गया है। आदित्य जल्दी से इनाम देखने के लिए कार्यशाला में गया। जब वह कार्यशाला में पहुंचा तो उसने देखा कि वैदेही एक विशाल कांच के कक्ष को देख रही थी जो पारदर्शी हल्के नीले रंग के तरल से भरा हुआ था। वैदेही ने कुछ देर के लिए उसकी ओर देखा और फिर अपनी नजरें वापस अपने सामने स्थित कांच के कक्ष पर घुमा लीं। क्या ये रीजनरेशन कैप्सूल है? आदित्य ने कांच के कक्ष की सतह को छूते हुए बुदबुदाया। इस तकनीक से फैजान रिजवी नाम के उस पुलिस अधिकारी को बचाया जा सकता है। उसे ठीक होने के लिए बस एक हफ्ते तक इस चैम्बर में रहना होगा। वैदेही ने रीजनरेशन कैप्सूल का अध्ययन करते हुए बुदबुदाया। ये सुनकर आदित्य ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सच में, हम इस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? वह नहीं चाहता था कि फैजान रिजवी मर जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसे अपराध बोध के साथ जीना पड़ेगा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बस उसे मेरे पास ले आओ, बाकी मैं कर लूंगी, वैदेही ने शांत स्वर में कहा। ठीक है। आदित्य जल्दी से विला में वापस चला गया और अपने माता पिता को बताया कि वह कुछ काम करने के लिए बाहर जा रहा है। उसने उनसे ये भी वादा किया कि वह तुरंत वापस आ जाएगा और दोपहर में उनके साथ कार की दुकान पर जाएगा। उसने नहाया भी नहीं। उसने सिर्फ अपने दांत साफ किए और आरामदायक कपड़े पहनकर वापस कार्यशाला में भाग गया। तुम यहाँ क्यों हो? वैदेही ने उसे ठंडे भाव से देखा। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि फैजान रिजवी का शरीर अब बहुत कमजोर अवस्था में है, इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह पूरी यात्रा में ठीक रहेगा, तुम मेरे साथ चलो, आदित्य ने उसकी बांह पकड़ते हुए कहा। उसने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसे घसीटते हुए गराज की ओर ले गया। उन्होंने लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो का इस्तेमाल किया क्योंकि यह उनकी सबसे तेज कार थी। जहां तक फैजान रिजवी को लाने का सवाल है तो वे अस्पताल से एक वैन उधार ले सकते थे। आदित्य ने गैस पैडल दबाया। जब वह इलाके से बाहर निकला तो उसने अपनी गति बढ़ा दी। फिर उसने ज़ारा नाइक के नंबर पर कॉल किया और उसे बताया कि वह अस्पताल जा रहा है। उसने उसे ये भी कहा कि वह फैजान रिजवी के डॉक्टरों को बुलाए क्योंकि उसे उनसे कुछ कहना है। अरे रुको, क्या तुम कम से कम मुझे ये तो बता सकते हो कि? आदित्य ने निर्देश देने के बाद फ़ोन काट दिया। उसने ज़ारा नाइक के जवाब का भी इंतज़ार नहीं किया। तुम्हें मुझे क्यों लाना पड़ा? हालांकि उस अस्पताल के डॉक्टर इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे विला की ओर जाते समय फैजान रिजवी की जान बचाने में सक्षम होंगे। वैदेही ने अपनी बाहें क्रॉस करके बुदबुदाया। आदित्य ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि वे सक्षम हैं, लेकिन मुझे तुम पर अधिक भरोसा है। वैदेही ने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई और ठंडी निगाहों से उसे घूरने के बाद अपनी नज़रें दूसरी ओर कर लीं। जल्द ही वे अस्पताल पहुंच गए। वे जल्दी से फैजान रिजवी के कमरे की ओर बढ़े। कमरे के बाहर पुलिस अधिकारी पहरा दे रहे थे, लेकिन उन्हें पहले से ही पता था कि आदित्य आ रहा है, इसलिए उन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया।
वे चुपके से उस खूबसूरत महिला को भी देख रहे थे जो उसके पीछे चल रही थी। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि ज़ारा नाइक और 3 डॉक्टर आपस में बातचीत कर रहे थे। वहाँ एक अधेड़ उम्र की महिला और एक किशोरी भी थी। नमस्ते डॉक्टर माहेश्वरी। सभी को नमस्कार। आदित्य ने गंभीरता से उनका अभिवादन किया। फिर उसने माँ बेटी की जोड़ी को उत्सुकता से देखा। वे कौन हैं? ये सर फैजान रिजवी की पत्नी और उनकी बेटी हैं। ज़ारा नाइक ने उनका संक्षिप्त परिचय कराया। आदित्य ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। उसके गंभीर चेहरे को देखकर कमरे के अंदर बैठे लोग चुपचाप उसे देखते रहे। मैं फैजान रिजवी को अपने साथ रॉयल टेरिटरी ले जाना चाहता हूँ। मेरे पास उसकी जान बचाने का एक तरीका है। आदित्य ने बुदबुदाया। उनके शब्दों ने सभी को चौंका दिया, खासकर डॉक्टरों को। वे जानते थे कि फैजान रिजवी के ठीक होने की संभावना बहुत कम है। उसकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी और यह केवल समय की बात थी कि उसका शरीर कब हार मान लेगा। मिस्टर सक्सेना, सर फैजान रिजवी के लिए यह यात्रा बहुत खतरनाक होगी। हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते। सबसे पहले, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप उन्हें कैसे बचा सकते हैं? डॉक्टर माहेश्वरी को वर्षों का अनुभव था, इसलिए वे जानते थे कि फैजान रिजवी के लिए लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। ज़ारा नाइक ने उसे भौहें सिकुड़ कर देखा। आदित्य ने वैदेही की ओर सिर घुमाकर कहा, वैदेही, इन्हें समझाओ। वैदेही ने शांति से सिर हिलाया। हमने एक उन्नत रिकवरी उपकरण खरीदा है जो फैजान रिजवी के शरीर में हुए नुकसान को ठीक करने में मदद कर सकता है। वैदेही ने उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं दी क्योंकि अगर वह उन्हें रीजनरेशन कैप्सूल की कीमत बताती तो बेवजह परेशानी खड़ी हो जाती। आखिरकार यह एक ऐसा उपकरण था जो किसी भी बीमारी और चोट को ठीक कर सकता था। उसकी बातें सुनकर डॉक्टरों के माथे पर बल पड़ गए। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। आदित्य ने बुदबुदाया, क्या तुम सचमुच मेरे पिताजी को बचा सकते हो? युवती ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अगर हम उसे सुरक्षित तरीके से उस इलाके में ले जा सकें तो मैं गारंटी देता हूं कि वह ठीक हो जाएगा। फैजान रिजवी की पत्नी ने आदित्य के हाथ पकड़ लिए और विनती भरे स्वर में बोली, प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं करूँगा, आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। ज़ारा नाइक और डॉक्टरों ने जब ये देखा तो वे चौंक गए। अब जबकि परिवार ने पहले ही फैसला कर लिया था, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे फैजान रिजवी को अस्पताल की गाड़ी में ले गए। वे अपने साथ कुछ आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति भी लाए थे ताकि रास्ते में कुछ हो जाने पर वे उसका उपयोग कर सकें। डॉक्टर माहेश्वरी और 2 युवा डॉक्टर उनके पीछे पीछे चले गए। ज़ारा नाइक और उनकी टीम भी समूह के पीछे पीछे चली गई। आदित्य ने पहले ही माको की गार्ड टीम को स्थिति समझा दी थी, इसलिए उन्होंने उन्हें क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। जब वे विला के सामने पहुंचे तो वहां पहले से ही सैनिकों की एक टीम उनका इंतजार कर रही थी। ज़ारा नाइक के साथ आए पुलिस अधिकारी हथियारबंद लोगों को देखकर चौंक गए। इस बिंदु से केवल फैजान रिजवी का परिवार ही हमारे पीछे आ सकता है। डॉक्टरों, मुझे खेद है, लेकिन आप लोग केवल अस्थायी रूप से यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हैं। आदित्य नहीं चाहता था कि वे रीजनरेशन कैप्सूल देखें। हालांकि वह इतना होशियार नहीं था, लेकिन वह जानता था कि भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उसे इस रीजनरेशन कैप्सूल को गुप्त रखना होगा। कृपया हमारे मेहमानों को हवेली के अंदर ले आओ, आदित्य ने नौकरानियों और सिपाहियों को निर्देश दिया। फिर उसने फैजान रिजवी के स्ट्रेचर को कार्यशाला की ओर धकेल दिया। जब वे जा रहे थे तो डॉक्टर और पुलिस अधिकारी उन्हें बस देखते ही रह गए। मेहमानों, कृपया हमारे साथ हवेली के अंदर आ जाओ, हमने आपके लिए पहले से ही कुछ जलपान तैयार कर रखा है। नौकरानियों ने उन्हें अंदर पहुंचाया, जबकि सैनिकों ने यह सुनिश्चित किया कि वे कार्यशाला में न जाएं। ज़ारा नाइक ने हथियारबंद लोगों को गंभीरता से देखा। उन सभी के हाथों में हाई पावर वाली राइफलें थीं और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी थी। उनके उपकरण उनके कुलीन बल से भी ज्यादा उन्नत थे। इन लोगों के चेहरे पर जो आभा थी, उससे भी वह डरी हुई महसूस कर रही थी। मिस ज़ारा नाइक, हमें क्या करना चाहिए? एक पुलिस अधिकारी ने गंभीर स्वर में पूछा। ज़ारा नाइक यहाँ परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी क्योंकि यह आदित्य का इलाका था। बस दिखावा करो कि तुमने उनके उपकरण नहीं देखे। हम नहीं चाहते कि वह व्यक्ति हमारा दुश्मन बन जाए, उसने सिर हिलाते हुए कहा। अध्याय 103 डॉक्टरों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव, क्या हमें उसके कपड़े उतारने होंगे? आदित्य ने वैदेही की ओर देखते हुए पूछा। वैदेही ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बस उसे एक जोड़ी शॉर्ट्स ही पहना दो। आदित्य ने 2 सिपाहियों से फैजान रिजवी का मरीज वाला गाउन उतारने और उसे शॉर्ट्स पहनाने में मदद करने को कहा। फिर उसने सिपाहियों से कहा कि उसे शीशे के चैम्बर में डाल दिया जाए।
सैनिकों ने फैजान रिजवी को सावधानीपूर्वक उठाया और धीरे धीरे उसके शरीर को रीजनरेशन कैप्सूल के अंदर मौजूद तरल पदार्थ में डुबोया। कांच के चैम्बर को ढकने के बाद वैदेही ने कैप्सूल को सक्रिय किया। इसमें टच स्क्रीन फंक्शन था और उसे केवल ये चुनना था कि फैजान रिजवी को किस तरह का उपचार दिया जाएगा। जल्द ही 10 से अधिक तार धीरे धीरे फैजान रिजवी के शरीर की ओर छोटे छोटे सांपों की तरह बढ़े। इन तारों की नोक पर सूक्ष्म उंगलियां थीं जो रोगी के शरीर से जुड़ी होंगी। वे रोगी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं और उनके निरीक्षण के परिणाम कैप्सूल के मॉनिटर पर प्रदर्शित किए जाएंगे। फैजान रिजवी की पत्नी और बेटी घबराई हुई सब कुछ देख रही थीं। मैडम, मिस, मुझे उम्मीद है कि आप इस वर्कशॉप में जो कुछ भी देखेंगी उसे गुप्त रखेंगी, आदित्य ने गंभीरता से कहा। माँ और बेटी की जोड़ी ने एक दूसरे को घूर कर देखा और फिर सिर हिलाया। फैजान रिजवी की पत्नी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम जो कुछ भी देख चुके हैं उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उसे नहीं पता था कि इस मशीन की मदद से उसका पति ठीक हो पाएगा या नहीं, लेकिन आदित्य ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उन्हें उम्मीद दी और वह अपने उपकारकर्ता को कभी धोखा नहीं देगी। वादा पूरा करने के बाद आदित्य ने वैदेही की ओर देखा और उसके कंधे पर हाथ फेरा। मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। पहले मैं जाकर हमारे मेहमानों का सत्कार करूँगा। तुम्हें उन डॉक्टरों को अपने लिए काम पर लगाने का कोई तरीका सोचना चाहिए। तुम्हें पता है कि मेरे पास अभी भी एक प्रोजेक्ट है जिस पर काम करना है, वैदेही ने ठंडे स्वर में उससे कहा। ये सुनकर आदित्य जल्दी से वर्कशॉप से बाहर चला गया। जब वह विला में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि ज़ारा नाइक और दूसरे मेहमान गेस्ट हॉल में बैठे थे। वे नौकरानियों से बातें कर रहे थे। ज़्यादा सटीक तौर पर कहें तो वे नौकरानियों से आदित्य के बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। आदित्य ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसके माता पिता वहां नहीं थे। लगता है मुझे अपने लिए अलग से एक हवेली खरीदनी पड़ेगी, उसने मन ही मन बुदबुदाया। कुछ बातें थीं जो उसे अपने माता पिता से छिपानी थीं और अगर वे उन चीज़ों को देख लेते तो यह और भी अजीब होता। वह ये भी नहीं चाहता था कि वे हर समय चिंतित रहें, इसलिए उन्हें गुप्त रखना जरूरी था। जब दासियों ने आदित्य को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने सिर झुका लिया। मालिक, आप लोग जा सकते हैं। मैं अपने मेहमानों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। किसी को भी अंदर मत आने देना, मेरे माता पिता सहित, आदित्य ने बैठने से पहले नौकरानियों से कहा। नौकरानियों ने उसे प्रणाम किया और अतिथि कक्ष से बाहर चली गईं। आप सभी का समझने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुछ बातें अनकही ही रह जाती हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि फैजान रिजवी सही हाथों में है, आदित्य ने पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों को घूरते हुए कहा। उनमें से ज़ारा नाइक ही एकमात्र ऐसी थी जिसने सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत की। उन सभी हथियारबंद लोगों को देखकर पुलिस अधिकारी भी थोड़ा घबरा गए। मिस्टर सक्सेना, मुझे वाकई उम्मीद है कि आप सर फैजान रिजवी को ठीक होने में मदद कर सकते हैं, ज़ारा नाइक ने ठंडी आवाज में कहा। उसे लगा कि सब कुछ बहुत ही संदिग्ध था। ऐसा लग रहा था कि आदित्य उनसे कुछ छिपा रहा था और इस एहसास ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फैजान रिजवी मेरा दोस्त है और मैं उसे अपना चाचा भी मानता हूँ। आदित्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। मैं इस मामले को मीडिया और पुलिस से छिपा लूंगा, लेकिन तुम्हें 1 महीने के बाद मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि ज़ारा नाइक आदित्य को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे उस पर विश्वास करने के लिए कह रहा था। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। ज़ारा नाइक खड़ी हुई और बोली, हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, अलविदा। दूसरे पुलिस अधिकारियों ने आदित्य को सलामी दी और फिर ज़ारा नाइक के पीछे चले गए। आदित्य ने उन्हें जाने से नहीं रोका। मिस्टर सक्सेना, अब जब हम सर फैजान रिजवी को यहाँ ले आए हैं तो हमें भी चलना चाहिए। डॉक्टर माहेश्वरी को उनकी मौजूदगी में घबराहट महसूस हुई। अपने सिपाहियों को देखकर उन्हें पता चला कि आदित्य कोई साधारण अमीर आदमी नहीं है। रुको डॉक्टर माहेश्वरी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। आदित्य ने डॉक्टरों को अपनी सबसे दोस्ताना मुस्कान दी, लेकिन इससे वे अपनी सीटों पर ही चौंक गए। उन्हें लगा जैसे वे किसी मांसाहारी जानवर का शिकार बन गए हों। मिस्टर सक्सेना, अगर यह आपके सैनिकों के बारे में है तो आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम कुछ नहीं कहेंगे, डॉक्टर माहेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा। बात उस बारे में नहीं है। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। तो फिर क्या है? डॉक्टर माहेश्वरी ने आदित्य को देखते हुए अपने कपड़े ठीक किए। तुम लोग मेरे लिए काम करने के बारे में क्या सोचते हो? आदित्य ने पैर मोड़कर पूछा। ये सुनकर तीनों डॉक्टरों की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे खेद है, डॉक्टर
माहेश्वरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे लिए काम करने को तैयार हो? आदित्य ने उन पर हल्के से मुस्कुराया। उसे उन पर जरा भी भरोसा नहीं था और जो कुछ उन्होंने देखा था उसे उजागर करने से रोकने का एकमात्र तरीका था कि उन्हें उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाए। वैदेही ने इस बारे में जरूर सोचा होगा। डॉक्टर माहेश्वरी चुप हो गए। वे सर्जन थे और लाइसेंसधारी फिजिशियन भी। संक्षेप में कहें तो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। बाकी दो डॉक्टर नए थे और उनका प्रस्ताव सुनकर वे झिझकने लगे। आप हमें कितना पैसा देंगे? उनमें से एक ने पूछा। यह महिला डॉक्टर थी जिसने चश्मा पहना हुआ था। आदित्य ने यह सुनकर मुस्कुराया। मुझे पता है कि तुम दोनों जैसे नए डॉक्टर केवल 60,000 से 80,000 पैसों ही कमा पाते हो। अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें 120,000 प्रति महीने का मूल वेतन दे सकता हूँ। तुम्हें कुछ बोनस और सुविधाएं भी मिलेंगी। दोनों युवा डॉक्टर उसके प्रस्ताव को सुनकर आकर्षित हो गए। मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया वह युवा महिला डॉक्टर थी। मैं भी तैयार हूँ। दूसरे डॉक्टर ने भी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। डॉक्टर माहेश्वरी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि 120,000 बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उनके वेतन की तुलना में ये बहुत ज्यादा नहीं थी। डॉक्टर माहेश्वरी, अगर आप मेरे लिए काम करने को तैयार हैं तो मैं आपको 300,000 पैसों का मूल वेतन दे सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं? आदित्य की आवाज़ शैतान के प्रलोभन की तरह थी। डॉक्टर माहेश्वरी का वेतन केवल 190,000 पैसों प्रति माह था, जिसमें उनका बोनस भी शामिल था। आदित्य का प्रस्ताव उनके वेतन से लगभग दोगुना था, जो कि बहुत बड़ी छलांग थी। क्या मुझे कुछ अनैतिक काम करने होंगे? उसने गंभीरता से पूछा। वह अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहता था। यह उसके सिद्धांतों के विरुद्ध था। बिल्कुल नहीं। मुझे केवल फैजान रिजवी और मेरे लोगों पर नजर रखने के लिए डॉक्टरों की जरूरत है। आदित्य ने हंसते हुए कहा। क्या उसकी नज़र में वह अपराधी लग रहा था? अध्याय 104 माँ और पिताजी के लिए कार खरीदना। जब तक आप मुझसे ये वादा कर सकते हैं कि आप हमें कोई भी अवैध काम नहीं करने देंगे, मुझे आपके लिए काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर माहेश्वरी ने गंभीरता से कहा। आदित्य ने उसे घूरकर सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ। डॉक्टर माहेश्वरी ने मन ही मनाह भरी। सच तो यह है कि वह आदित्य के लिए काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उनका सिर कट जाएगा। चिंता मत करो सब लोग, मैं तुम लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम लोग अस्पताल में रहने के लिए भी स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हें यहाँ के लोगों के लिए कुछ राउंड चेक करने होंगे। चूंकि अब तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें फैजान रिजवी से मिलने दूंगा। आदित्य उन्हें विला से बाहर ले आया। बॉस, बाहर पहरा दे रहे सैनिकों ने उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। हथियारबंद लोगों को देखकर डॉक्टर घबराकर आदित्य के पीछे पीछे वर्कशॉप की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें और भी हथियारबंद लोग मिले और उन सभी ने आदित्य को सलाम किया। जब वे वर्कशॉप पहुंचे तो उन्होंने वैदेही और फैजान रिजवी के परिवार को देखा। ये सर फैजान रिजवी हैं। डॉक्टरों में से एक ने रीजनरेशन कैप्सूल की ओर इशारा करते हुए कहा। डॉक्टर माहेश्वरी और दूसरे डॉक्टर मशीन को घूरते रहे और जब उन्होंने कांच के चैम्बर के अंदर फैजान रिजवी को देखा तो वे भी दंग रह गए। क्या हो रहा है मिस्टर सक्सेना? डॉक्टर माहेश्वरी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आदित्य ने बताया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मशीन हमारे शोध का नतीजा है। यह एक बेहद उन्नत मेडिसिन चैम्बर है। ये सभी तरह की बीमारियों और चोटों को ठीक कर सकता है। डॉक्टर इस तकनीकी चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वास्तव में ऐसे उन्नत उपकरण हैं जो किसी भी बीमारी और चोट को ठीक कर सकते हैं। कितना आकर्षक है। डॉक्टर माहेश्वरी ने अपना चश्मा पहना और रीजनरेशन कैप्सूल का अध्ययन किया। डॉक्टर माहेश्वरी, फैजान रिजवी का अभी भी इलाज चल रहा है, इसलिए कृपया कंट्रोल पैनल को न छुएं। फैजान रिजवी का पूरा इलाज हो जाने के बाद आपके पास इस मशीन को देखने के लिए बहुत समय है। आदित्य ने डॉक्टर के कंधे पर थपथपाते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर माहेश्वरी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आदित्य की ओर देखते हुए पूछा, उसे इस कक्ष में कितने समय तक रहना होगा? आदित्य ने वैदेही को घूर कर देखा। उसकी स्वीकृति में सिर हिलाते देख आदित्य ने डॉक्टर से कहा, फैजान रिजवी 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर माहेश्वरी और अन्य 2 डॉक्टर दंग रह गए। 1 सप्ताह? इतना तेज? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अब से आप लोग उसके ठीक होने की प्रगति पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार हैं। बस मुझे हर 2 दिन में एक रिपोर्ट देना। हाँ मिस्टर सक्सेना, डॉक्टरों ने सिर हिलाया। हमारे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मुझे आप लोगों से कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवाने हैं।
कृपया मेरे साथ विला में वापस आएं। आदित्य ने पूरी सुबह उनके कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा की और उसने उन्हें चेतावनी भी दी कि वे रीजनरेशन कैप्सूल के बारे में कुछ भी न बताएं। उसने उन्हें कोई धमकी भरे शब्द नहीं कहे, लेकिन डॉक्टर समझदार लोग थे। वे जानते थे कि यह उनके लिए एक चेतावनी थी। इन सब बातों से निपटकर आदित्य अपने माता पिता के साथ बाहर चला गया। उसने उनसे वादा किया कि आज वह उनके साथ कार की दुकान पर जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान उनके पिता बहुत उत्साहित थे, यहाँ तक कि उनकी माँ भी अपनी मुस्कान नहीं छिपा पाईं। जल्द ही वे मर्सिडीज मकाती शाखा के सामने पहुंच गए। बेटा, यहाँ की कारें बहुत महंगी लगती हैं। कार की दुकान में प्रवेश करने के बाद उसकी माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, आपका स्वागत है अतिथिगण। एक पुरुष सेल्स क्लर्क ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। नमस्ते, क्या आप हमें अपनी सेडान दिखा सकते हैं? मैं अपने माता पिता के लिए एक खरीदना चाहता हूँ। आदित्य ने सेल्स क्लर्क को देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। बेशक, हमारे पास मर्सिडीज ई क्लास है। सेल्स क्लर्क बहुत विनम्र था और उसने उन्हें कार मॉडल की बारीकियां समझाईं। उसने उन्हें एक ब्रोशर भी दिया जिसमें स्टोर में मौजूद कारों की सूची थी। माँ, पापा, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको सेडान या एसयूवी पसंद है? आदित्य ने उन्हें ब्रोशर दिया। लिडियो और एनाफ्लोर ने ब्रोशर में कार के मॉडल को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। सभी मॉडल उन्हें बहुत अच्छे लगे और वे इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उन्हें कौन सा मॉडल चुनना चाहिए। क्या हम इस मॉडल को देख सकते हैं? लिडियो ने मर्सिडीज बेंज ए क्लास की ओर इशारा किया। ये हमारी सबसे सस्ती सेडान है, लेकिन इसमें एक लग्जरी कार की शान है। आपने बहुत बढ़िया चुनाव किया है, सर। सेल्स क्लर्क बहुत पेशेवर था और उसने उन्हें मॉडल के बारे में एक त्वरित परिचय दिया। कार को नज़दीक से देखने के बाद लिडियो हिचकिचाया। क्या बात है, पिताजी? आदित्य ने अपने पिता की झिझक देखकर ठहाका लगाया। मैंने अपना विचार बदल दिया है, मुझे लगता है कि यह मॉडल बेहतर दिखता है। उसने ब्रोशर में CLA क्लास मॉडल की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर उसने अपनी नज़र अपनी पत्नी की ओर घुमाई। तुम्हारा क्या ख्याल है, प्रिय? एनाफ्लोर ने CLA क्लास मॉडल को देखा और सहमति में अपना सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि यह मॉडल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कृपया हमें अपना CLA क्लास मॉडल दिखाओ, आदित्य ने सेल्स क्लर्क से कहा। हाँ सर, कृपया मेरे पीछे आइए। सेल्स क्लर्क उन्हें एक खूबसूरत सफ़ेद कार के सामने ले आया। यह एक मर्सिडीज बेंज CLA क्लास AMG 35 थी। यही है, लिडियो ने मॉडल को देखते ही उत्साह से कहा। अपने पिता की बात सुनकर आदित्य बोला, हम यह मॉडल लेंगे। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, पिताजी ने अपनी कार पहले ही चुन ली है। आप क्या सोच रही हैं? तुम्हारा मतलब है कि तुम हम सब के लिए एक एक खरीद रहे हो? अनाफ्लोर चौंक गई। बेशक, आदित्य ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराया। अनाफ्लोर एक क्षण के लिए झिझकी, लेकिन उसके उत्साहवर्धक चेहरे को देखने के बाद उसने भी अपनी पसंद की कार चुन ली, जो एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज ई क्लास E200 थी। आदित्य ने दोनों कारों के लिए कुल मिलाकर लगभग 8 मिलियन पेसों का भुगतान किया। हमारे स्टोर को चुनने के लिए धन्यवाद, सर। सेल्स क्लर्क मुस्कुरा रहा था। उनके माता पिता अभी तक गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने सेल्स क्लर्क से कारों को लेक व्यू विला तक पहुंचाने को कहा। माँ, पापा, मैं किसी से तुम्हें कार चलाना सिखा दूंगा। आदित्य अपने माता पिता के साथ घर वापस चला गया। जब उसने उनकी प्रसन्न मुस्कान देखी तो उसे खुशी महसूस हुई। धन्यवाद बेटा, उसके माता पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। सेल्स क्लर्क को अपना पता देने के बाद आदित्य का परिवार कार की दुकान से चला गया। अध्याय 105। 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। पिछले 5 दिनों में आदित्य ने फोर्ब्स पार्क में एक नई हवेली खरीदी है, जो अमीरों के लिए एक विशेष उपखंड है। रॉयल टेरिटरी की तरह ही यहाँ भी केवल शक्तिशाली और धनी लोग ही हवेली खरीद सकते थे। उन्होंने जो हवेली खरीदी वह लेक व्यू विला जितनी शानदार नहीं थी। उन्होंने इसे $76.8 मिलियन से अधिक में खरीदा, जो लेक व्यू विला के मूल्य का 10वां हिस्सा भी नहीं था। आदित्य ने इस हवेली को इसलिए खरीदा क्योंकि यह एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और आदित्य हवेली की बालकनी से मकाती शहर का नज़ारा देख सकता था। पिछले कुछ दिनों में आदित्य अपने साथ लेक व्यू विला में कर्मचारियों को ले आया और विला तथा अपने माता पिता की देखभाल के लिए नए कर्मचारियों को नियुक्त किया। पिछले 5 दिनों में आदित्य को कोई लाल पैकेट नहीं मिला। उसने केवल 5 इनामों का दावा किया, जिनमें से 3 पैसे थे और उनकी कुल राशि $189 मिलियन थी। चौथा इनाम 66 साल का गायन और नृत्य का अनुभव था। 5वां इनाम महारलिका में सबसे बड़े भारी उद्योग समूह राइजिंग ड्रैगन ग्रुप की 90% हिस्सेदारी थी। उनका कुल मूल्यांकन लगभग $80 बिलियन था।
मज़ेदार बात यह थी कि यह विशाल समूह वास्तव में उस पिछली निर्माण कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक था जिसके लिए आदित्य काम कर रहा था। आदित्य ने जब यह इनाम लिया तो उसके दिमाग में एक मज़ेदार विचार आया। जगदीश सेठ तो जेल में है, लेकिन उसके कुकर्मों को अंजाम देने वाला व्यक्ति अभी भी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है। आदित्य ने बकल ब्रदर्स कंपनी के सीईओ के बारे में सोचते हुए मुंह बिचकाया। रिंग रिंग रिंग, मैं आदित्य सक्सेना बोल रहा हूँ। आदित्य ने फ़ोन उठाते हुए कहा। नमस्ते मी सक्सेना, मैं यूजीन टेन हूँ, राइजिंग ड्रैगन ग्रुप के सीईओ। सबसे पहले मैं कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आपने पैसे नहीं डाले होते तो हम पहले ही कर्ज में डूब चुके होते। आदित्य को उनकी ज़्यादातर बातें समझ में नहीं आईं क्योंकि यह कंपनी के कारोबार से जुड़ी थीं। उसने चुपचाप दूसरे पक्ष की बात सुनी और उसके द्वारा बताए गए कीवर्ड याद कर लिए। उन्होंने जो समझा उसके अनुसार राइजिंग ड्रैगन ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर था और आदित्य ने कंपनी के शेयर हथिया लिए और उनके कर्ज चुका दिए। यही कारण है कि आदित्य के पास अब कंपनी की 90% हिस्सेदारी है, जिससे वह कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया है। रहस्यमयी ऐप सचमुच रहस्यमय तरीके से काम करता है, आदित्य ने सोचा। मिस्टर सक्सेना, क्या आपके पास हमारे लिए कोई निर्देश हैं? यूजीन ने पूछा। आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा, समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक होने के नाते मेरे पास हमारी सहायक कंपनियों के लिए एक नया सीईओ नियुक्त करने का अधिकार है ना? यूजीन ये सुनकर घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, हाँ मिस्टर सक्सेना। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया और बुदबुदाया, क्या आप बकाल ब्रदर्स कंपनी को जानते हैं? हाँ, बकाल ब्रदर्स कंपनी हमारी सहायक कंपनियों में से एक है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर सक्सेना? मैं चाहता हूं कि आप इस कंपनी के डायरेक्टरों और नेताओं को एक मीटिंग के लिए बुलाएं। मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूं। आदित्य ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं उन्हें तुरंत सूचित करूंगा। क्या आप मुझे इस बैठक की तारीख और समय बता सकते हैं? कल सुबह 9 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा, आदित्य ने जवाब दिया। ठीक है, आप ये काम मुझ पर छोड़ सकते हैं मिस्टर सक्सेना। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आदित्य ने फ़ोन काट दिया। बकल ब्रदर्स कंपनी के सीईओ उन लोगों में से एक थे जिनसे वह सबसे ज़्यादा नफरत करते थे। उनकी वजह से जगदीश सेठ कंपनी में दबदबा बनाने लगे और उन्होंने कंपनी के पैसे चुराने की हिम्मत भी की। उनका मानना था कि सीईओ ने कंपनी के फंड का उनका भी उचित हिस्सा चुराया होगा। ये सोचते हुए आदित्य रॉयल टेरिटरी गया और लेक व्यू विला की कार्यशाला में चला गया। वैदेही अभी भी यहाँ थी और वह अभी तक नई हवेली में नहीं गई थी क्योंकि वह अभी भी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वह तीनों डॉक्टरों और फैजान रिजवी पर भी नज़र रख रही थी जो अभी भी रीजनरेशन कैप्सूल के अंदर था। इस समय फैजान रिजवी के शरीर पर गोलियों के घाव पहले ही गायब हो चुके थे। उसके सिर पर निशान और माधव के घाव अब दिखाई नहीं दे रहे थे। मिस्टर सक्सेना, आप आखिरकार आ ही गए। हम पिछले 5 दिनों से फैजान रिजवी पर नज़र रख रहे हैं। उसकी महत्वपूर्ण निशानियां बेहतर हो गई हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह 2 या 3 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता कि इतना भयानक घाव सिर्फ 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, माहेश्वरी ने सिर हिलाते हुए आह भरी। यह अच्छी बात है, बस उसकी स्थिति पर नज़र रखना। आदित्य ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर माहेश्वरी के कंधों को थपथपाया। फिर वह वैदेही की ओर बढ़ा जो इंजीनियरों के एक बड़े समूह को निर्देश दे रही थी। वैदेही ने अपना सिर घुमाया और ठंडे स्वर में बुदबुदाया, क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी एक बात में मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए किसी की जांच करो। आदित्य ने उसे बकल ब्रदर्स कंपनी के सीईओ के बारे में बताया। वैदेही ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया। मैं आधी रात से पहले तुम्हारे ईमेल पर सूचना भेज दूंगी। यह उसके लिए एक मामूली बात थी। धन्यवाद। वैसे क्या तुम कल मेरे साथ चलना चाहोगे? नहीं, वैदेही ने ठंडे स्वर में कहा, उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। मुझे ऐसा ही लगा। आदित्य ने अपने कंधे उचका दिए। उसने उससे दूसरी बार पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। वह इतनी ज्यादा ठंडी थी कि वह चाहता था कि वह समय में पीछे जाकर उसका व्यक्तित्व बदल दे। वैदेही द्वारा बेरहमी से ठुकराए जाने के बाद आदित्य अपने माता पिता से बात करने के लिए विला के अंदर चला गया। वे पिछले कुछ दिनों से अपनी कार चलाने का अभ्यास कर रहे हैं और अब ज्यादा समय नहीं है जब वे आखिरकार अपनी कार सड़क पर चला सकेंगे। वह दोपहर तक विला में रुके और फिर अपने नए भवन में लौट गए। रिंग रिंग रिंग, आदित्य ने अपना फोन उठाया और देखा कि फोन करने वाला करण था। उसने इस लड़के को 5 दिन पहले फतेह राठी द्वारा भेजे गए सैनिकों को वापस लाने के लिए भेजा था। बॉस, हम अब मनीला में हैं। हम आज शाम को विला में पहुंचेंगे। अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है।
मैंने फोर्ब्स पार्क में एक नया घर खरीदा है। मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। सबको वहां ले चलो। हाँ बॉस। अध्याय 106 में वापस आ गया हूँ। करण की वापसी यात्रा में 5 दिन लग गए क्योंकि उन्हें कई चेक पॉइंट से बचना था। हाल ही में दिनेश राणा के मामले के कारण पुलिस और सेना बहुत सख्त हो गई थी। वे नहीं चाहते थे कि फिर से बंधक बनाने की घटना हो। महालिका का देश उस घटना के कारण हंसी का पात्र बन गया। कई लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि दिनेश राणा और उसके लोग कैसे बच निकले। कुछ लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि पुलिस में कोई भेदिया था। आदित्य का भी यही मानना था कि दिनेश राणा के समूह के लिए किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद के बिना जेल से बाहर निकलना असंभव था। उस शाम बाद में करण और सैनिक चुपके से फोर्ब्स पार्क में घुस गए। अपने कौशल और ढीली सुरक्षा के कारण वे पकड़े जाने से बचने में कामयाब रहे। यहां तक कि उपखंड के निवासियों ने भी उन्हें नहीं देखा। बॉस। करण ने आदित्य को सलामी दी। फतेह राठी के भेजे 100 सैनिकों ने भी सलामी दी। आपके घर अभी भी निर्माणाधीन है और सब कुछ पूरा होने में शायद आधा साल लग जाएगा। आप लोग यहाँ अस्थायी रूप से कुछ टेंट बना सकते हैं। बस दीवारों से आगे मत जाना। आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये लोग उच्च श्रेणी के सैनिक थे और उन्हें कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जी श्रीमान। सैनिकों ने एक स्वर में जवाब दिया। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे उपविभाग ने उन्हें सुन लिया। चुप रहो। यह एक निजी उपविभाग है, इसलिए तुम्हें चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य ने तुरंत उन्हें डांटा। करण, उन पर नज़र रखना। मैं प्रबंधन के पास जाकर उन्हें स्थिति समझाऊंगा। आदित्य ने फोर्ब्स पार्क के प्रबंधन को फ़ोन करके कहा। अगले दिन आदित्य ने सुबह सबसे पहले अपना दैनिक इनाम प्राप्त किया। बधाई हो, आपने पगानी जोडा HP बारचेटा का दावा किया है। बधाई हो, आपने बुगाटी चिरोन का दावा किया है। बधाई हो, आपने कोएनिग्सेग CCXR ट्रेविटा का दावा किया है। आदित्य ने वास्तव में 3 सुपर कारें लीं। वह अपना दैनिक इनाम लेने के बाद जल्दी से गैराज की ओर चल पड़ा। उसने अपने बाल ठीक करने या दांत साफ करने की भी जहमत नहीं उठाई। वह इन सुपरकारों को देखकर उत्साहित था। सुप्रभात मालिक। सुप्रभात मालिक। नौकरानियों और सिपाहियों ने उसका आदरपूर्वक अभिवादन किया। आदित्य ने हाथ हिलाकर उनकी ओर इशारा किया और गैराज की ओर दौड़ पड़ा। विशाल भूमिगत गैराज के अंदर आदित्य ने 3 सुपरकारें देखीं। पगानी जोडा HP बारचेटा काले रंग की थी और इसके सिर के बीच में पीले रंग की हाइलाइट्स थीं। बुगाटी चिरोन पूरी तरह से सफ़ेद रंग की थी और तीनों में से ये सबसे ज़्यादा आकर्षक थी। आखिरी वाली कोएनिग्सेग CCXR ट्रेविटा ये कुछ काले हाइलाइट्स के साथ ग्रे रंग की थी। मैं दिखावा नहीं करना चाहता, लेकिन ये कारें बहुत आकर्षक हैं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह ऊपर चला गया और गर्म पानी से नहाया। उसे अभी भी बाकल ब्रदर्स कंपनी के उच्च प्रबंधन के साथ एक मीटिंग करनी है। उसे उन सभी लोगों के सामने, खासकर अपने पूर्व बॉस के सामने, अच्छा दिखना था। गर्म पानी से नहाने के बाद आदित्य ने अपना पसंदीदा कॉम्बिनेशन चुना। सफ़ेद कॉलर वाली शर्ट के ऊपर नेवी ब्लू सूट और उससे मैचिंग नेवी ब्लू पैंट। जूतों के मामले में उन्होंने गुच्ची के काले चमड़े के जूतों का एक जोड़ा चुना जो उनके काले मोज़ों के साथ बिल्कुल सही मैच कर रहे थे। आदित्य ने अपने बाल ठीक करने के लिए कुछ प्रयास किए। उसने एक नौकरानी से भी मदद मांगी। बॉस, अब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तनुजा ने आईने में आदित्य के प्रतिबिंब को देखते हुए कहा। उसका चेहरा बहुत सुंदर नहीं था। आदित्य अपनी उभरी हुई जबड़े की रेखा और मोटी तलवार जैसी भौहों के साथ मर्दाना लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह 20 साल का कोई आदमी है। इसके बजाय वह 30 साल की उम्र के किसी परिपक्व व्यक्ति जैसा दिखता था। उसके चेहरे पर एक ऐसा डर भी था जो लोगों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। धन्यवाद तनुजा, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने बुगाटी चिरोन की चाबी पकड़ी और भूमिगत गैराज में चला गया। उसने कल रात ही करण को बता दिया था कि वह उसके साथ बकाल ब्रदर्स कंपनी की बिल्डिंग में जाए, इसलिए जैसे ही बुगाटी चिरोन गैराज से बाहर निकली, 3 बख्तरबंद टोयोटा एवलॉन उसके पीछे चल पड़े। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जब वे फोर्ब्स पार्क से बाहर निकले और मुख्य सेक्सनाड में दाखिल हुए तो बहुत से लोग उनकी कार की ओर आकर्षित हुए। हर कोई ईर्ष्या से कार को देख रहा था और सोच रहा था कि इसे कौन सा अमीर टाइकून चला रहा है। कार चलाते समय आदित्य ने राइजिंग ड्रैगन ग्रुप के CEO यूजीन टैन को फ़ोन किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर टैन, मैं बकाल ब्रदर्स कंपनी की बिल्डिंग की ओर जा रहा हूँ। मुझे 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाना चाहिए। आदित्य ने अपनी घड़ी पर समय देखते हुए कहा। सुप्रभात मी सक्सेना। ठीक है, मैं सभी को प्रवेश द्वार पर आपसे मिलवाता हूँ, यूजीन ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया। आदित्य ने फ़ोन काट दिया। वूम, जल्द ही ये दृश्य उसके लिए बहुत जाना पहचाना हो गया।
जब वह काम पर जाने के लिए बस में सवार होता था तो वह हमेशा यहीं से गुजरता था। अतीत की यादें उसे भावनात्मक रूप से मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थीं। वह पहले से ही बकाल ब्रदर्स कंपनी की इमारत देख सकता था। यह उसका पूर्व कार्यस्थल था। इस जगह पर उसने बहुत कष्ट झेले थे। वाह, कितनी सुंदर कार है। ये किस ब्रांड की है? मुझे लगता है कि यह बुगाटी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कौन सा मॉडल है। इमारत के सामने खड़े लोग सुपर कार देखकर हैरान रह गए। आदित्य धीरे धीरे गाड़ी चलाकर बिल्डिंग के सामने की ओर बढ़ा, जहां यूजीन और 10 और लोग खड़े थे। फिर वह कार से बाहर निकला और अपना सिर उठाकर बिल्डिंग को देखने लगा। मैं वापस आ गया हूं, उसने बुदबुदाया। गुड मॉर्निंग मिस्टर सक्सेना। यूजीन टैन उन्हें पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। वह तुरंत आदित्य के पास गए और उन्हें हल्के से प्रणाम किया। यूजीन टैन 40 साल का आदमी था जो आधा चीनी था। वह थोड़ा मोटा था और चश्मा पहनता था। यूजीन के पीछे खड़े लोग ये देखकर दंग रह गए। वे तुरंत उसके पीछे चले गए और आदित्य को ध्यान से देखने लगे। क्या ये रहस्यमयी नया बॉस था जिसने राइजिंग ड्रैगन ग्रुप को दिवालिया होने से बचाया था? उन्होंने जो जानकारी सुनी उसके अनुसार इस नए बॉस ने कंपनी को ढहने से बचाने के लिए $5 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। उसने कंपनी के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा भी खरीदा जिसकी अनुमानित कीमत $70 बिलियन है। जब आदित्य ने उनकी ओर देखा तो उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी तीखी निगाह और दबंग उपस्थिति ने उन्हें घबरा दिया। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके बाल झड़ रहे थे और वह चुपके से आदित्य को देख रहा था। हमारा नया बॉस बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। आदित्य ने यूजीन की ओर सिर हिलाया और शांत भाव से उससे हाथ मिलाया। आपको देखकर अच्छा लगा मिस्टर टैन। यूजीन ने उसे देखकर मुस्कुराया और इस तरफ इशारा किया। मिस्टर सक्सेना, मैं आपको मीटिंग रूम में ले चलता हूँ। ठीक है, आदित्य ने सिर हिलाया। करण और 3 और लंबे अंगरक्षक आदित्य से 2 कदम पीछे चले गए। बाकी अंगरक्षक इमारत की जांच करने के लिए अलग अलग चले गए। बकल ब्रदर्स कंपनी के उच्च प्रबंधन ने करण और 3 अंगरक्षकों की पीठ को घूरते हुए कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे इन लोगों की मौजूदगी में छोटे बच्चों की तरह थे। कंपनी के कर्मचारी तब दंग रह गए जब उन्होंने अपने बॉस को विनम्रतापूर्वक पुरुषों के एक समूह का पीछा करते हुए देखा। जिस व्यक्ति ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह नेवी ब्लू सूट पहने हुए व्यक्ति था। कुछ कर्मचारियों को लगा कि यह व्यक्ति परिचित है, लेकिन वे उसकी पहचान के बारे में कुछ नहीं बता पाए। आखिर वह कौन सा बड़ा आदमी है? यहाँ तक कि हमारा बॉस भी उसे बिल्डिंग के बाहर ही बधाई देने को तैयार है। मैंने सुना है कि राइजिंग ड्रैगन ग्रुप के लोग आ जाएंगे। वह आदमी मुख्य कंपनी का कोई बड़ा आदमी होगा। कर्मचारियों ने आदित्य की पहचान का अंदाजा लगा लिया था। इस रहस्यमयी शख्स के आने से सभी घबरा गए थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उसके आने से कंपनी में किस तरह के बदलाव होंगे। अध्याय 107 कंपनी की सफाई। बकाल ब्रदर्स कंपनी के उच्च प्रबंधन ने आदित्य को घबरा कर देखा जो मीटिंग रूम में सबसे प्रमुख सीट पर बैठा था। यहाँ तक कि यूजीन टैन जो राइजिंग ड्रैगन ग्रुप जैसे बड़े समूह को नियंत्रित कर रहा था, उसे भी इस बात की चिंता थी कि क्या होने वाला है। उसे डर था कि आदित्य अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कंपनी के प्रबंधन में फेरबदल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसे भी फंसाया जा सकता है। इस मीटिंग में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप में से ज्यादातर लोग मेरी पहचान से अनजान होंगे, इसलिए कृपया मुझे अपना संक्षिप्त परिचय देने की अनुमति दें। मैं आदित्य सक्सेना हूँ, राइजिंग ड्रैगन ग्रुप का नया बॉस, जो मुझे आपका सीधा वरिष्ठ भी बनाता है। आदित्य ने गंजे सिर वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखते हुए अपना परिचय दिया। ये बकल ब्रदर्स कंपनी के सीईओ रिचर्ड बटुम्बल थे। रिचर्ड ने जब ये नाम सुना तो उसकी आंखें चौंक उठीं। आदित्य सक्सेना, ये वही है। मैं मर गया। क्या कुछ गड़बड़ है मिस्टर बटुम्बल? आप डरे हुए क्यों दिख रहे हैं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिचर्ड ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए अजीब तरह से हंसते हुए कहा, न कुछ नहीं, मैं आज सुबह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जब आदित्य ने उसे संबोधित किया तो उसे पता चल गया कि यह आदमी उसकी यादों में वही व्यक्ति था। हालांकि वह गरीब निर्माण मजदूर अचानक राइजिंग ड्रैगन ग्रुप का बड़ा बॉस कैसे बन गया? आदित्य ने उसे अर्थपूर्ण ढंग से देखा और फिर अपनी नजरें वापस खींच लीं। फिर उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और दरवाजे के पास खड़े करण से कहा, मुझे हार्ड ड्राइव दे दो। करण ने ब्रीफकेस खोला और उसमें से हार्ड ड्राइव निकाल ली। फिर उसने उसे आदित्य को दे दिया। हर कोई उत्सुकता से हार्ड ड्राइव को देख रहा था, सोच रहा था कि यह नया बॉस उन्हें क्या दिखाने की योजना बना रहा है। क्या ये कंपनी के लिए कोई नया प्रोजेक्ट है? हर कोई अपने मन में अटकलें लगा रहा था। मैंने कंपनी की हाल की गतिविधियों की जांच की है और मैंने पाया है कि कंपनी के फंड में बड़ी समस्या है।
क्या आप लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है? आदित्य ने तीखी नज़र से सभी को देखा। बैठक कक्ष में मौजूद लोगों ने जब उसके चेहरे पर भाव देखा तो अनजाने में ही सिर झुका लिया। कुछ लोगों के चेहरे पर उसके द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर डर के भाव दिखाई दिए। आदित्य ने इनमें से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। यह एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी था। आदित्य को अपनी ओर इशारा करते देख वह लगभग चौंक कर उछल पड़ा। मुझे कुछ नहीं पता। उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। उसने बहुत पहले ही कंपनी के फंड का गबन कर लिया था, लेकिन उसने पहले ही अपने निशान मिटा दिए थे। जब तक कोई सबूत नहीं था, उसे गिरफ्तार होने की चिंता नहीं थी। आदित्य ने उसकी बातें सुनकर अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाईं। फिर उसने कुछ और लोगों को बुलाया। ये वे लोग थे जिन्होंने कंपनी के पैसे का गबन किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे कोई जवाब या स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों से यह बात उगलवाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा। वह हल्के से हंसा। फिर उसने हार्ड ड्राइव को लैपटॉप से जोड़ा और स्क्रीन को प्रोजेक्टर पर प्रदर्शित किया। सबकी निगाहें इस प्रक्षेपण पर टिकी थीं। उन्हें एहसास हुआ कि उनका नया बॉस ऊपरी प्रबंधन के भ्रष्ट सदस्यों को हटाने की योजना बना रहा है। कई सारे दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं और जिन लोगों को उन्होंने पहले बुलाया था उनके पसीने छूट गए। वे अपने अपराधों के सबूतों को उत्सुकता से देखने लगे। उनमें से एक खड़ा हुआ और डरते हुए बोला, मिस्टर सक्सेना, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो बस मिस्टर बटुम्बल के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने ही सब कुछ प्लान किया था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। चुप रहो। रिचर्ड ने गुस्से से उस आदमी की ओर इशारा किया। मिस्टर सक्सेना, इस व्यक्ति ने ही सब कुछ रचा है। हम तो बस उसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। कृपया हमें एक मौका दीजिए। मिस्टर सक्सेना, गबन में शामिल लोगों ने बेचैनी से विनती की। उन्हें पता था कि उन्हें जेल हो जाएगी क्योंकि आदित्य के पास उनके अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। अब वे केवल उससे दया की भीख मांग सकते थे। आदित्य ठंडी हंसी हंसा। मैंने तुम्हें पहले बोलने का मौका दिया था, लेकिन तुम में से किसी ने बोलने का मौका नहीं लिया। दया की भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने अपना सिर यूजीन की ओर घुमाया और कहा, मिस्टर टैन, कृपया सुरक्षा कर्मियों को बुलाएं और उन्हें कहें कि पुलिस के आने तक इन लोगों को हिरासत में रखें। यूजीन टैन ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मिस्टर सक्सेना। उसे अपने अब के बॉस की हरकतों से डर लग रहा था। वह वास्तव में किसी के भी काले रहस्यों को उजागर कर सकता था। उसे डर था कि आदित्य भी उसकी गुप्त रूप से जांच करेगा। हालांकि उसने कंपनी के फंड का गबन नहीं किया था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे रहस्य थे जो किसी को नहीं पता थे। जल्द ही सुरक्षाकर्मी बैठक कक्ष में घुस गए और इसमें शामिल लोगों को एक अलग कमरे में ले गए। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आदित्य ने सबूत उन्हें सौंप दिए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जो पुलिस टीम वहां पहुंची थी उसका नेतृत्व ज़ारा नाइक कर रही थी। आदित्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। मिस्टर सक्सेना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कंपनी की सफाई, आदित्य ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। ज़ारा नाइक को उसके जवाब से थोड़ी चिढ़ हुई, लेकिन वह चौंक भी गई। कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि आदित्य असल में राइजिंग ड्रैगन ग्रुप का नया मालिक है। इस आदमी के हाथ हर जगह मिल सकते हैं। उसने मन ही मन बुदबुदाया। आदित्य ने ज़ारा नाइक को नज़रअंदाज किया और यूजीन की ओर चल दिया। मिस्टर टैन, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं बाकी काम आप पर छोड़ता हूँ। बस इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मी सक्सेना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यूजीन ने संकोच नहीं किया। बकल ब्रदर्स कंपनी उनकी सहायक कंपनियों में से एक थी, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि यह मामला केतन के हाथ में रहे। वह नहीं चाहता था कि उनके दुश्मन इस अवसर का फायदा उठाकर उन पर हमला करें। अलविदा, मिस ज़ारा नाइक। आदित्य ने हाथ हिलाकर करण और अन्य अंगरक्षकों के साथ कंपनी की इमारत से बाहर निकलते हुए कहा। यूजीन ने भी उसे प्रवेश द्वार पर विदा किया। उसके जाते हुए रूप को देखकर ज़ारा नाइक असहाय भाव से केवल अपना सिर हिला सकती थी। वह आदमी जो चाहे कर सकता था और वह उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि तुम लक्ष्मण वर्मा की तरह अपराधी नहीं बनोगे। अध्याय 108 आभासी दुनिया। बकल ब्रदर्स कंपनी में हुई घटना के कारण राइजिंग ड्रैगन ग्रुप के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने नए बॉस के बारे में पता चला। जो लोग दूसरी सहायक कंपनियों में कंपनी के फंड का गबन करने में शामिल थे, उन्होंने अपने पद से हटने की पहल की। उन्होंने कंपनी के फंड से चुराए गए पैसे भी लौटा दिए। अगले दिन आदित्य को डॉक्टर माहेश्वरी का संदेश मिला कि फैजान रिजवी को होश आ गया है। संदेश मिलते ही वह तुरंत लेक व्यू विला की ओर चल पड़ा। जब वह वर्कशॉप में पहुंचा तो उसने देखा कि फैजान रिजवी पहले ही केतन को चैम्बर से बाहर ले जा चुका था।
वह अब बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी पत्नी और बेटी के साथ बातें कर रहा था। बॉस, सैनिकों ने उसे देखते ही अभिवादन किया। आदित्य फैजान रिजवी के पास गया और उसे देखकर मुस्कुराया। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो गए हो। फैजान रिजवी ने कृतज्ञता से आदित्य को देखा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सक्सेना। अब वह आदित्य को उसके नाम से पुकारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि वह अपनी चोटों के कारण मर जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य उसे नरक के द्वार से वापस ला सकता है। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य ने सिर हिलाया। उसकी वजह से ही फैजान रिजवी की लगभग जान चली गई थी। अब उसे राहत महसूस हुई कि वह ठीक हो गया है। क्या आप लोग हमें थोड़ी एकांतता दे सकते हैं? मैं मिस्टर सक्सेना से कुछ बात करना चाहता हूँ, फैजान रिजवी ने अपनी पत्नी और बेटी से कहा। उसकी बातें सुनकर माँ बेटी तुरंत वहां से चली गईं। मिस्टर सक्सेना, दिनेश राणा को क्या हुआ? फैजान रिजवी ने धीमी आवाज में पूछा। वह मर चुका है, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। फैजान रिजवी ने जब आदित्य की बातें सुनी तो वह दंग रह गया। जब उसने आदित्य के चेहरे पर भाव देखे तो वह ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि दिनेश राणा की मौत कैसे हुई। तुम चाहते हो कि मैं आगे क्या करूं? आदित्य ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, पहले तुम्हें ठीक होना होगा। सबको पता है कि तुम गंभीर रूप से घायल हो। अगर उन्हें पता चले कि तुम एक हफ्ते में ही ठीक हो गए हो तो ये बहुत चौंकाने वाली बात होगी। तुम मेरे साथ फोर्ब्स पार्क चलो और दिखावा करो कि तुम अभी भी ठीक हो रहे हो। फैजान रिजवी को नहीं पता था कि आदित्य ने उसके लिए क्या इंतजाम किए हैं, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। मैं आपके इंतजामों का पालन करूंगा। जाओ और अपने परिवार से बात करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या बताना है। आदित्य ने पहला वर्चुअल कैप्सूल बनने के बाद फैजान रिजवी को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई। ये लड़का बंदूक चलाना जानता था, लेकिन प्रशिक्षित सैनिकों की तुलना में वह अभी भी कुछ नहीं था। मिस्टर सक्सेना, उनकी सुरक्षा के बारे में आप निश्चिंत रहें। मैं उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर भेज दूंगा और अपने आदमियों से उनकी रक्षा करने को कहूंगा, आदित्य ने वादा किया। फैजान रिजवी को यह सुनकर राहत मिली। उसकी मुख्य चिंता अपने परिवार की सुरक्षा थी। अब जबकि वह लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल से गहराई से जुड़ा हुआ था, उसे चिंता थी कि उसका परिवार फंस जाएगा। आदित्य की सुरक्षा से उसे भरोसा हो गया। फैजान रिजवी से बातचीत करने के बाद आदित्य ने वैदेही को ढूंढा। उसे वैदेही नई वर्कशॉप में मिली जो पुरानी वर्कशॉप के पीछे थी। यह नई वर्कशॉप बहुत बड़ी थी और इसकी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई सैनिक भी थे। यहाँ तक कि आदित्य के माता पिता को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। आदित्य के पास फोर्ब्स पार्क में अपनी नई हवेली में एक कार्यशाला भी थी, लेकिन उनके सभी उपकरणों को ले जाना बहुत असुविधाजनक था। इस बीच वे केवल यहाँ क्षेत्र में ही परियोजना जारी रख सकते थे। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? आदित्य ने वैदेही की ओर देखते हुए पूछा। उसने गहरे नीले रंग के वर्कशॉप के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसने सुरक्षा चश्मा और दस्ताने भी पहने हुए थे। पिछले कुछ दिनों में मैंने इन लोगों को वर्चुअल कैप्सूल के हिस्सों को जोड़ना सिखाया है। वे पहले से ही बड़े हिस्सों को जोड़ सकते थे, लेकिन कुछ हिस्सों को बनाने में बहुत सटीकता की आवश्यकता होती है और उन्हें इस क्षेत्र में कठिनाइयां आ रही हैं। मैंने पहले ही एक कैप्सूल बना लिया है, लेकिन बाकी को बनाने के लिए मुझे और समय चाहिए। वैदेही ने अपना सुरक्षा चश्मा उतारते हुए जवाब दिया। तुमने पहले ही एक बना लिया है। आदित्य को उसकी बातों से सुखद आश्चर्य हुआ। मेरे पीछे आओ। वैदेही उसे एक कमरे में ले गई और उसे पूरा वर्चुअल कैप्सूल दिखाया। ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि यह अभी भी एक प्रोटोटाइप है। पर्याप्त समय और मैनपावर मिलने पर मैं धीरे धीरे इसमें सुधार कर सकती हूँ, वैदेही ने वर्चुअल कैप्सूल को सक्रिय करते हुए कहा। बैठ जाओ और इसे पहन लो। ये डिवाइस तुम्हें नींद में डाल देगी और ये तुम्हारे मस्तिष्क से भी जुड़ेगी। उसने उसे एक वस्तु दी जो भविष्य के हेलमेट की तरह लग रही थी। आदित्य उत्सुकता से हेलमेट को घूर रहा था। फिर उसने उसे अपने सिर पर पहना और वर्चुअल कैप्सूल के अंदर आराम कुर्सी पर झुक गया। उन्हें वर्चुअल रियलिटी के बारे में सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि उन्हें साइंस फिक्शन फिल्में देखना बहुत पसंद है। उन्हें लगा कि क्या यह अनुभव भी फिल्मों में दिखाए गए अनुभवों जैसा ही होगा। जैसे ही वह आराम कुर्सी पर झुका, आदित्य ने युद्ध के खेलों जैसे मिशनों की एक सूची देखी। इसमें बंधकों को बचाना, विद्रोही सेना को पीछे हटाना और भी बहुत कुछ जैसे मिशन थे। आपको अपने सामने मिशन का विवरण देखना चाहिए। जैसे ही आप कोई मिशन चुनेंगे, आप उस वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाएंगे जिसे मैंने बनाया है। मैंने इसे इतना यथार्थवादी बनाया है कि सैनिक अपने कौशल का प्रशिक्षण ले सकें। मैंने जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोग्राम किया है, उसकी मदद से मैं एक ऐसी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी बनाने में कामयाब रही हूं जो
सभी मानवीय इंद्रियों की नकल कर सकती है। बस एक मिशन चुनें और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वैदेही ने शांत स्वर में कहा। ठीक है। आदित्य ने एक मिशन चुना। लक्ष्य भागते हुए अपराधियों के एक समूह को पकड़ना था। मिशन चुनने के बाद हेलमेट द्वारा प्रक्षेपित स्क्रीन पर एक नंबर चमक उठा। 10,987। पता चला कि यह वास्तव में एक टाइमर था। जैसे जैसे संख्या घटती गई, आदित्य को धीरे धीरे नींद आने लगी और जब टाइमर ने एक नंबर मारा तो उसे लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसने खुद को पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ा पाया। उसके चारों ओर पुलिस अधिकारी अपने उपकरण तैयार कर रहे थे। यह आभासी दुनिया है, आदित्य ने चौंक कर कहा जब उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था। वह अपनी सांसों की आवाज़ भी सुन सकता था और पुलिस स्टेशन के अंदर का तापमान भी महसूस कर सकता था। उसने अपनी बांह पर चुटकी काटी और उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उस महिला ने ये दुनिया कैसे बनाई? अचानक कोई उससे टकराया। अरे, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और अपना सामान पहन लो। अध्याय 109 मूल्यवान सुराग। आदित्य आभासी दुनिया की वास्तविकता को आजमाना चाहता था, इसलिए उसने इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया। वह अपना लंबा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मिशन को गंभीरता से लिया। आभासी दुनिया में अपने समय के दौरान उसने पाया कि सब कुछ कितना वास्तविक लगता है। जब भी वह अपनी बंदूक चलाता था तो उसे बारूद की गंध भी आती थी। सूरज की अत्यधिक गर्मी से उसे बहुत पसीना भी आता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वैदेही ने वास्तव में इतनी यथार्थवादी दुनिया खुद ही बना ली है और उसने इसे सिर्फ 1 महीने से भी कम समय में बना लिया है। जब उसने आखिरकार मिशन पूरा कर लिया तो आदित्य को जबरदस्ती जगाया गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को वर्चुअल कैप्सूल के रिक्लाइनर पर झुका हुआ पाया। उसने हेलमेट उतार दिया और थोड़ा थका हुआ महसूस करते हुए खड़ा हो गया। कैसा है? वैदेही की आवाज़ उसके पीछे गूंजी। आदित्य ने अपना सिर घुमाया और उसे अंगूठा दिखाया। तुमने बहुत बढ़िया किया। अगर मुझे नहीं पता होता कि यह एक आभासी दुनिया है तो मैं मान लेता कि यह एक वास्तविक दुनिया है। वैसे मैंने उस मिशन में लगभग 1 दिन बिताया। वास्तविक दुनिया में कितने घंटे बीते? उसने पूछा। वह आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच समय का अंतर जानना चाहता था। आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया में समय एक ही है, वैदेही ने शांति से उत्तर दिया। क्या ऐसा है? आदित्य ये सुनकर थोड़ा निराश हुआ। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप आभासी दुनिया के अंदर होंगे तो आपका शरीर गहरी नींद में होगा। इसका मतलब है कि हम सैनिकों को उनके सोते समय आभासी दुनिया में प्रवेश करने दे सकते हैं, वैदेही ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या इसका उनके शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? आदित्य ने पूछा। वैदेही ने सिर हिलाया। चूंकि वे वर्चुअल दुनिया में रहते हुए गहरी नींद में होंगे, इसलिए ये सामान्य नींद से अलग नहीं है। हमें बस उनके शरीर को वर्चुअल कैप्सूल का उपयोग करते समय पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करने होंगे। आप इस मामले में डॉक्टर से पूछ सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम इन पोषक तत्वों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर माहेश्वरी से कहूंगा कि वे आपकी ज़रूरत की हर चीज़ खरीद लें। आदित्य को यह सुनकर राहत मिली। हालांकि वह अपने सैनिकों को मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वे अपने शरीर को बर्बाद कर दें। अगर और कुछ नहीं है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। मुझे अभी भी काम पर वापस जाना है। कमरे से बाहर जाने से पहले वैदेही ने अपना सुरक्षा चश्मा पहना। आदित्य ने उसे जाते हुए देखा तो वह हंस पड़ा। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और रहस्यमयी ऐप से एक नोटिफिकेशन देखा। उसने लगभग 1 दिन आभासी दुनिया में बिताया, इसलिए वास्तविक दुनिया में भी उतना ही समय बीता। बधाई हो, आपने एक मूल्यवान सुराग प्राप्त किया है। पृथ्वी पर एक छिपी हुई प्राचीन सभ्यता है। वे एक जमे हुए ज़ोंबी वायरस का उपयोग करके सभी मनुष्यों को नष्ट करने की साजिश कर रहे हैं, जिसने लाखों साल पहले डायनासोर को खत्म कर दिया था। कृपया इस आपदा के लिए तैयार रहें। आदित्य ने जब ये देखा तो वह दंग रह गया। ज़ोंबी वायरस? क्या डायनासोर धरती पर गिरे एक विशाल क्षुद्रग्रह के कारण नहीं मरे? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। रहस्यमय ऐप से मिले सुराग को देखने के बाद आदित्य को भविष्य के बारे में चिंता और अनिश्चितता महसूस हुई। उसने सोचा कि रहस्यमय ऐप सिर्फ भगवान का एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए किया गया है। ऐसा लगता है कि रहस्यमय ऐप का लक्ष्य सिर्फ उसे अमीर या शक्तिशाली बनाना नहीं था, यह उसे आपदा के लिए तैयार कर रहा हो सकता है। आदित्य भारी चेहरे के साथ फोर्ब्स पार्क में अपने घर लौट आया। उसे नहीं पता था कि आपदा आने में अभी कितने दिन बाकी हैं।
जब उसने सोचा कि लक्ष्मण वर्मा ही उसकी जिंदगी की एकमात्र चिंता होगी, तो उसे पता चला कि वह वास्तव में आपदा की तुलना में एक छोटी सी समस्या थी। आदित्य ने वाइन सेलर से एक वाइन उठाई और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आया। जब मैं फतेह राठी की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा था, तो ऐप ने उल्लेख किया कि मैं अपने 100वें दैनिक पुरस्कार का दावा करने के बाद ही जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। क्या आपदा मेरे 100वें दैनिक पुरस्कार का दावा करने के बाद आएगी या इससे पहले आएगी? आदित्य ने शराब पीते हुए इस बारे में सोचा। उसे नहीं पता था कि ज़ॉम्बी वायरस क्या है और कब छिपी हुई प्राचीन सभ्यता इसे दुनिया में फैलाएगी। क्या ज़ॉम्बी वायरस वैसा ही है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कोई भी उसका जवाब देने वाला नहीं था। आदित्य ने बहुत देर तक सोचा कि अब जब उसे यह जानकारी मिल गई है तो उसे क्या करना चाहिए। क्या मुझे लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए? नहीं, वे बस यही सोचेंगे कि मैं पागल और भ्रमित हूँ। पर्याप्त सबूत के बिना कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। आदित्य अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कुर्सी पर बैठ गया। इस समय वह केवल आवश्यक तैयारी कर सकता था। उसे अपने व्यापारिक साम्राज्य के विकास में तेजी लानी थी और अपनी सेना का आकार भी बढ़ाना था। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि ऐसा करते हुए वह कई लोगों को नाराज कर देगा। सोने से पहले आदित्य ने डॉक्टर माहेश्वरी को पोषक तत्वों के बारे में बताया। कुछ दिन बीत गए और टोक्यो में माज़दा के उत्पाद लॉन्च इवेंट में सिर्फ 2 दिन बचे थे। आदित्य ने अपने और अपने अधीनस्थों के लिए टिकट बुक कर लिया। वह कृजिया, करण और काल को अपने साथ टोक्यो ले गया। वह वैदेही को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे तुरंत मना कर दिया और बताया कि वह वर्चुअल कैप्सूल में कुछ बदलाव करने की योजना बना रही है। आदित्य अपने माता पिता को साथ नहीं लाया क्योंकि लक्ष्मण वर्मा फिर से कुछ गलत कर सकता था। वह नहीं चाहता था कि पेरिस की अपनी हालिया यात्रा में जो घटना हुई थी वह फिर से हो। जब वे टोक्यो पहुंचे तो माज़दा के सीईओ मात्सुशिमा मोरो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने आए। माज़दा के प्रमुख शेयरधारक भी आदित्य का स्वागत करने उनके साथ आए थे। जापान में आपका स्वागत है, मिस्टर सक्सेना। मात्सुशिमा मोरो ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके बाल बिखरे हुए थे। वह मिलनसार और दयालु लग रहा था। यह आदित्य की उसके बारे में पहली धारणा थी। नमस्कार श्री सक्सेना, आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद। आदित्य जानता था कि जापानी लोग अपने व्यवहार को लेकर बहुत सजग होते हैं, इसलिए उसने भी उन्हें हल्के से प्रणाम किया। हालांकि वह माज़दा का बॉस था, लेकिन वह उन सभी लोगों से छोटा था जो उनका स्वागत करने आए थे। उन्हें वह सम्मान देना जरूरी था जिसके वे हकदार हैं। अध्याय 110 प्रमुख परियोजना। मात्सुशिमा मोरो ने उनके ठहरने के लिए एक 5 सितारा होटल की व्यवस्था की। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जापान में रहने के दौरान आदित्य के समूह की सुरक्षा बनी रहे। आदित्य एनीमे का बहुत बड़ा प्रशंसक था, इसलिए जापान आने के बाद उसने सबसे पहले उन सभी दुकानों का दौरा किया जहां एनीमे के फिगर और संग्रहणीय वस्तुएं बिकती हैं। यहां तक कि उसने करण और अन्य लोगों को भी अपनी खरीदारी में शामिल कर लिया। यह अच्छी बात थी कि आदित्य ने कुछ सप्ताह पहले दावा किए गए भाषा प्रवीणता अनुभव से जापानी भाषा सीखी। वह धारा प्रवाह जापानी बोलता था और इससे मात्सुशिमा मोरो और अन्य जापानी शेयरधारक हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि माज़दा का नया बड़ा बॉस वास्तव में जापानी बोलना जानता है। पिछले हफ्ते आदित्य ने दैनिक पुरस्कारों से बहुत सारा पैसा प्राप्त किया। उसने एक और ब्लूप्रिंट भी प्राप्त किया। ये राइनो नामक युद्धक टैंक का ब्लूप्रिंट था। यह एक अत्यधिक उन्नत युद्धक टैंक था जिसके चारों तरफ 2 चेनसॉ जैसे ब्लेड लगे हुए थे। यह एक बड़ी कैलिबर वाली एनर्जी टैंक गन, 2 भारी मशीन गन और एक एंटी एयर मिसाइल से भी लैस था। पिछले हफ्ते आदित्य ने महार्लिका के आर्म्स कॉर्पोरेशन में मैन पावर बढ़ा दी। उसने रहस्यमय ऐप से दावा की गई उन्नत तकनीकों पर शोध करने के लिए बहुत सारा पैसा भी निवेश किया। आदित्य ने हथियार कंपनी में और अधिक निगरानी रखी ताकि कोई भी उनके शोध के बारे में कोई जानकारी लीक न कर सके। खरीदारी के बाद आदित्य ने माज़दा के नेताओं को बुलाया। मुझे लगता है कि इस कमरे में मौजूद हर कोई पहले से ही जानता है कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं अपना परिचय नहीं दूंगा। मैंने सभी को यहां एक बड़ी परियोजना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया है जो जल्द ही दुनिया भर में धूम मचाने वाली है। आदित्य ने पहले से तैयार पावर पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए वायरलेस रिमोट पर क्लिक किया। सभी ने अपना ध्यान प्रक्षेपण की ओर लगाया और जब उन्होंने प्रस्तुति का शीर्षक देखा तो वे दंग रह गए। उड़ने वाली कातरें। श्री सक्सेना, क्या आप चाहते हैं कि कंपनी इस तकनीक पर शोध में शामिल हो? नेताओं में से एक ने संदेह भरे लहजे में पूछा। दुनिया में पहले से ही कई बड़ी कंपनियां उड़ने वाली कार तकनीक पर शोध कर रही हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं बना पाई जो शहर के भीतर ड्राइव करने या उड़ान भरने के लिए सुरक्षित हो। आदित्य ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराया।
उसने ये भी देखा कि वहां मौजूद ज्यादातर लोगों की इस तकनीक में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल अब हमें इस तकनीक पर शोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी टीम ने पहले ही उड़ने वाली कार का खाका तैयार कर लिया है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आदित्य ने रिमोट क्लिक किया और प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड दिखाए। यह एक उड़ने वाली कार का एनिमेटेड वीडियो था। वीडियो खत्म होने के बाद स्क्रीन पर एक ब्लूप्रिंट दिखाया गया। ये डिज़ाइन, मुझे लगता है कि यह वास्तव में काम करेगा। क्या शानदार मॉडल है। अगर हम ब्लूप्रिंट का पालन करें तो हम एक उड़ने वाली कार बना सकेंगे जिसे सुरक्षित रूप से चलाया जा सकेगा। उपस्थित अधिकांश लोगों की पृष्ठभूमि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में थी, इसलिए जब उन्होंने ब्लूप्रिंट देखा तो उन्हें लगा कि यह व्यवहार्य है। आदित्य ने फिर अगली स्लाइड पर क्लिक किया। ये ब्लूप्रिंट का विवरण था। उसकी बात सुनकर सभी गंभीर हो गए। आदित्य ने वैदेही के साथ उड़ने वाली कार की तकनीक का अध्ययन पहले ही कर लिया था, इसलिए उसे इसकी अधिकांश बातें समझ में आ गई थीं। मीटिंग रूम में सभी को ये सारी बातें समझाने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। प्रस्तुति समाप्त होने के बाद भी सभी लोग सदमे में थे। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। श्री सक्सेना, आप कब चाहते हैं कि हम उड़ने वाली कारें बनाना शुरू करें? मिस्टर सक्सेना, हम इस बड़ी परियोजना में उतरने के लिए तैयार हैं। बस कह दीजिए। आदित्य ने उनकी बातें सुनकर ठहाका लगाया। अगर कंपनी ब्लूप्रिंट के आधार पर उड़ने वाली कार बनाने में कामयाब हो जाती है तो उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल होगी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आदित्य के हाथों में जो तकनीक थी वह कई सालों से आगे थी। यह इतनी परिष्कृत थी कि दुनिया की बड़ी कंपनियों को भी ब्लूप्रिंट के बिना इसे दोहराने में मुश्किल होगी। हम उड़ने वाली कारें बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करें। आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तकनीक से जुड़ी कोई भी जानकारी कंपनी के बाहर लीक न हो। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। यह उसकी तकनीक थी और वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी तकनीक चुरा ले। जब सबने उसका ठंडा भाव देखा तो तुरंत अपना सिर हिला दिया। अच्छा। आदित्य ने फिर अपना सिर उस तरफ घुमाया जहां क्रिजिया बैठी थी। क्रिजिया ने उसका इशारा समझ लिया। वह अपनी सीट से उठी और चमड़े के ब्रीफकेस से कुछ फोल्डर्स निकाले। फिर उसने उन्हें मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों को बांट दिया। इस फोल्डर में वे दस्तावेज हैं जिन पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। कृपया इन्हें ध्यान से पढ़ें। जब क्रिजिया फोल्डर बांट रही थी तब आदित्य ने बुदबुदाया। कमरे में मौजूद लोगों ने चुपचाप दस्तावेजों की सामग्री पढ़ी। जब उन्हें लगा कि उनमें कुछ भी गलत नहीं है तो उन्होंने उत्सुकता से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। सब लोग, ये कंपनी के नए बॉस के रूप में आप सभी के लिए मेरी ओर से एक उपहार है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। ताली, ताली, ताली। हम आपके लिए कड़ी मेहनत करेंगे, श्री सक्सेना। हर कोई इस नई परियोजना का हिस्सा बनकर खुश था। वे जानते थे कि माज़दा इस उड़ने वाली कार तकनीक के साथ ऑटोमोटिव उद्योग में एक दिग्गज कंपनी बनने वाली है। मीटिंग के बाद आदित्य क्रिजिया के साथ बिल्डिंग से बाहर चला गया। करण और काल दोनों बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। गाड़ी में बैठने के बाद आदित्य ने अपना फ़ोन उठाया और उसे चालू किया। तुमने उन सभी को देखा है न? उसने फ़ोन स्क्रीन पर वैदेही के चेहरे को घूरते हुए कहा। आदित्य अपने कपड़ों में लगे एक छोटे से कैमरे से चुपके से मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा था। इसे सावधानी से छिपाया गया था ताकि किसी को पता न चले। रिकॉर्डिंग वैदेही के डिवाइस पर भेजी गई थी। वैदेही ने सिर हिलाकर कहा, आप चाहते हैं कि मैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखूं, है न? आदित्य को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि वैदेही ने उसके इरादों को भांप लिया था। ये सही है। अगर वे कुछ संदिग्ध करते हैं तो मुझे तुरंत सूचित करें। उसे उन लोगों में से किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उन पर निगरानी रखनी पड़ी ताकि कहीं उनमें से कोई उसे धोखा न दे दे।